Yeah. So we were talking about button in. Basically, they will interrupt in between any activity or in between any conversation. Then hitting back. कि आपने अगर उनको कुछ बोला तो they will not listen. They will be aggressive. They will reply back to you and they will hit you back. And then holding of guilt. जैसे कि हमने बात किया था पहले भी कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक पेशेंट का एनवायरनमेंट ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसे ग्रीफ रहा है, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है जिसके बाद से उसने एक बार लिया, देन ही स्टार्ट टेकिंग इट, क्योंकि उसमें एक प्लेजर मिल रहा है, उसको चीजें याद नहीं आ रही, तो दे आर होल्डिंग ऑफ गिल्ट कहीं ना कहीं। सो हमारे पास ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो गिल्ट ग्रीफ में काम आती हैं। तो हमारे पास इस तरह की बिहेवियरल ट्रेट्स होना एक प्लस पॉइंट है कि हम उसको होम्योपैथिकली हम उसको और अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। देन दे गिव केयर अ डैम, दे बिकम केयरलेस, दे बिकम हीडलेस, एंड वी हैव सच रेमेडीज जो कि हमें इन सिम्टम्स के लिए हम सोच सकते हैं। सो देयर इज केयरलेसनेस, देयर इज चैलेंज। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो खुद से भी एक चैलेंजिंग है कि वो नहीं छोड़ पा रहे। देन आपके लिए एक चैलेंज है कि आप कितना भी बोल दो वो नहीं मानेंगे, उनको ड्रिंक करना है तो करना है। देन डिफेंडिंग, दे डिफेंड देमसेल्व्स, कि आप उनको अगर किसी चीज, उन्होंने पैसे चुराए हैं, अगर आप उनको बोलोगे दे विल डिफेंड कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो यहाँ था ही नहीं, तो वो इस तरह से डिफेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देन डिफाइन, दे आर वेरी मच डिसऑर्गेनाइज्ड, उनका पूरा रूटीन हिल गया है। वो 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, रात को 1-2 बजे सो रहे हैं। सो इस तरह से पूरा डिसऑर्गेनाइज हो गए हैं, क्योंकि उन्हें कहीं जॉब पे नहीं जाना, उन्हें घर का कोई काम नहीं करना, तो उनके पास काम ही नहीं है, तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए, दे गिव अप। अगर मेनली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमने रिहैब में पेशेंट को ठीक किया, हमने उसको मेडिसिन दिया, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस में बेसिकली दे गिव अप, क्योंकि उनको जरा भी कोई चीज, वो ठीक होकर आए, रिहैब से घर में आए, जी। जरा सा भी उन्होंने कुछ किया, देन यू विल ब्लेम, फैमिली मेंबर्स विल ब्लेम कि आपने, आप क्योंकि आप नशा करते हो। वो अब नहीं ले रहा है, ही इज क्लीन, लेकिन यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के साथ ये हो जाता है कि वो आ भी गया, ठीक चल रहा है, వదిలే అక్కడ పెట్టలే నువ్వు थोड़ा ముట్టుకోక सा ఇది మళ్ళీ నీకు వాసన పెట్టి మళ్ళీ అది వాసన. एवरीबडी। तो ఇది राइट, तो क्या होगा कि वो नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ कि आपने उनको ब्लेम कर दिया कि आप लेट आए हो तो आप जरूर पी के आए होगे, तुमने जरूर ड्रग लिया होगा। ठीक है, ये हो गया, कुछ भी जरा भी गलत हुआ तो आपका सबसे पहला जो ब्लेम होगा वो यही होगा कि तुमने लिया होगा, वो क्लीन है। लेकिन अब हमारा तो, हमें हमारी आदत पड़ गई है, हमारा वो डर बैठ गया है कि अगर कुछ गलत होगा तो इसने ये किया होगा, तो हम उसको ब्लेम करते हैं। तो वहां पे पेशेंट यूजुअली गिव अप करना शुरू कर देता है कि जब वो क्या कहता है कि अगर मुझे ब्लेम करा ही जा रहा है तो मैं ले ही लेता हूँ, राइट। जॉब नहीं है, ऑलरेडी वो एक डिप्रेस्ड, उसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो यहाँ पे उसको वो मोटिवेशन की, एक सपोर्ट की, फैमिली सपोर्ट की जरूरत है, जो कि वहां पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन हैविंग ऑन वे, अपने जो करना है अपने तरीके से करना है, आप उसको कितना भी समझा लो लेकिन वो वैसे ही करेंगे जैसे उनको जरूरत है, जैसे वो चाहते हैं। उनको जितने बजे नहाना है वो उतने बजे ही नहाएंगे, उनको इतने बजे अगर घर से बाहर जाना है तो वो उतने ही बजे ही जाएंगे। आप 10 फोन करेंगे वो तब भी तभी आएंगे जब उनको आना है। सो दे आर हैविंग देयर ओन वे। देन हिंड्रेंस इन द ट्रीटमेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट को हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आने लग गए हैं। उसके बाद आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, पेशेंट को सिरोसिस हो गया, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन वो अपनी हैबिट में है, वो ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं लेंगे, तो देर इज हिंड्रेंस इन द ट्रीटमेंट। देन improper statement, justification, they become lazy, they become indolent, they become manipulative,
सो हर चीज में मैनिपुलेशन करना शुरू कर देते हैं। जो सीधा सीधा है वो कभी नहीं बताएंगे, घुमा फिरा के अपने तरीके से उन्हें बताना है, मैनिपुलेट करना ही है। देन नेगेटिव फिल्टर डाउन, आप कुछ कह रहे हैं तो अगर आप अच्छी चीजें कह रहे हैं तो वो उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हैं, बट अगर आपने कुछ गलत कह दिया कि आपने ये गलत, ये ऐसे क्यों किया या ऐसा आपने किया है, ब्लेम कर रहे हो, वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो देर इज नेगेटिव फिल्टर डाउन। नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस, आप जैसा बोलेंगे वैसा नहीं होगा बिकॉज दे आर इन द ड्रग यूज। देन ब्लेमिंग अदर्स, देन रिसेंटमेंट, एक फीलिंग ऑफ एंग्री जो है वो रहेगी। देर इज डिसप्लेजर एट समथिंग, एज इंसल्ट की तरह चीजें लेंगे, ठीक है। देन इररिस्पॉन्सिबल, किसी भी, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल किसी भी तरह की तरीके की नहीं लेंगे। कोई भी घर के काम हो गए या किसी भी चीज में कोई बहुत बड़े आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन पर डाल ही नहीं सकते। किसी के घर में शादी है, आपने अगर उसको पैसा निकालने के लिए भेज दिया, वो 10 मिनट का काम है, वो आपको 4-5 घंटे में आकर मिलेंगे, क्योंकि वो वहां से वो पैसे लेने नहीं जाएंगे या कोई भी ऐसे जो भी जरूरत की चीज है वो करने नहीं जाएंगे। दे विल इंडल्ज इनटू दैट एक्टिविटी ओनली। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज इतनी सारी चीजें हो चुकी है तो वो जो कम्युनिकेशन लेवल है फैमिली से, सोसाइटी से बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट। एक तो गिल्ट ये चीज का, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है कि आप ड्रग ले रहे हो, वो किसी को कुछ बताना भी चाहे तो नहीं बता सकते, वो कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। देन नेगेटिव कांटेक्ट, उनके कांटेक्ट्स में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो कि उन वो जो पीयर ग्रुप है जो ड्रग्स लेता है। सो नेगेटिव कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो धीरे धीरे सब अलग हो गए। देन वो किससे शेयर करेगा, किसके पास जाए, ना फ्रेंड्स रहे ना फैमिली रही, तो वो नेगेटिव कॉन्टैक्ट्स ही रह गए। देन ऑफेंडिंग, बहुत ज्यादा ऑफेंडिंग हो जाते हैं, हर चीज को अपने ऊपर लेकर ऑफेंड हो जाना। जरा सी बात बोल दी तो वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, रिएक्ट करने लगेंगे उन चीजों को लेके। देन दे आर वेरी स्लाई एंड स्नीकी। स्लाई एंड स्नीकी बेसिकली देर इज डिसअप्रूवल स्टेट इन द सोसाइटी। चीजें करेंगे तो बहुत सीक्रेटली करेंगे, ओपनली नहीं करना चाहेंगे। देन स्टीलिंग, चोरी करना, इट्स वेरी कॉमन। देन टेकिंग फॉर ग्रांटेड, टेलिंग ए लाई, झूठ बोलना बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। देर इज स्टबर्ननेस, देर इज ऑब्स्टिनेसी, देर इज थ्रेटनिंग। अगर इनके इनमें आपने मना कर दिया कि ये चीज नहीं लेनी है, आपने घर में बंद कर दिया, कुछ कर दिया, दे विल थ्रेटन यू। वो अपने आप को भी हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शीशा, ऐसे मैंने बहुत, आई वॉज अ मेडिकल ऑफिसर इन मुस्कान फाउंडेशन विच इज अ डी एडिक्शन सेंटर इन द्वारका। सो आई हैव सीन सच केसेस जहाँ पे पेशेंट को वहां पे रखा है, टीवी तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, खिड़की का शीशा तोड़ दिया। दे विल ट्राई टू हार्म और थ्रेटन करना चाहेंगे आपको कि मुझे यहाँ से छोड़ दो, जाने दो, ये मुझे ड्रग दे दो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें फैमिली मेंबर्स भी शेयर करते हैं कि पेशेंट थ्रेटन करता है, आप उसको बंद भी करके नहीं रख सकते घर में। छत से कूद जाएगा, आपने लॉक कर दिया, छत से कूद जाएगा बिकॉज उसको वो ड्रग चाहिए। सो थ्रेटनिंग, ये बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, the patient tries to hide things. There is indifference in the patient regarding their family members. The patient were impulsive होते हैं बहुत ज्यादा। so इस तरह के जो behavioral traits है इन एडिक्ट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। Shall I go with this case? One case. There's a patient, male patient came to me, और ये बेसिकली अल्कोहलिक थे। और जो जब फर्स्ट टाइम मेरे को मिले तो देर वाज, क्योंकि रोड एक्सीडेंट कुछ हुआ था, देर वाज अ इंजरी ऑन द ओवर हिज अपर लिप 4 दिन से। देन देर इज कंप्लेंट्स ऑफ एप्थे माउथ एंड देर वर palpitations which are aggravated in the evening. ब्लड प्रेशर हमने जब चेक किया तो इट वाज हाई एंड इट वाज 162/88. Appetite was decreased,
So loss of appetite था, thirst was normal 2 to 3 liters, desire was for salty, thermal reaction hot patient, tongue was coated white and with bluish discoloration. The patient was very oriented and cooperative. Then there was a family history where the father was also alcoholic. So there's family history we found in this case. I prescribed Ceflinum 200 on the basis of this family history, and there are those palpitations which are aggravated in the evening. So there is apthe mouth. So syphilitic एक trait नजर आ रहा था इस केस में. एंड प्लस पॉइंट ये रहा कि फैमिली हिस्ट्री में भी जो फादर थे वो अल्कोहलिक मिले. तो सेफ्लाइनम 200 की एक डोज यहाँ पर दी गई. एंड ऑन द नेक्स्ट डे पैल्पिटेशन जो है वो काफी हद तक रिड्यूस थे. अल्सर्स वर सेम, बट एपेटाइट जो थे पेशेंट की दैट वाज डिक्रीज प्रीवियसली, वो इम्प्रूव हुई. एंड ऑन एग्जामिनेशन बीपी जो है वो भी थोड़ा सा डाउन आया, दैट इज 150/90 mmHg, एंड पल्स रेट वाज फाउंड टू बी 110 per minute. So next day SL was given after that, and next day unko mild headache, he was complaining of mild headache which was ameliorated after sleep and aggravated after afternoon में, but SL ही दिया गया था. और उनका जो नेक्स्ट डे जो बीपी था दैट वाज क्वाइट नॉर्मल. सो 2 दिन में सिफ्लाइनम 200 की एक डोज के बाद जो एपेटाइट है वो भी इम्प्रूव हुई थी, प्लस उनका जो बीपी है वो भी नॉर्मल, जो 160 से 130/80 आ गया था. एंड पल्स रेट भी जो हाई चल रही थी 110 के अराउंड वो भी नॉर्मल आ गई. सो दिस वाज द केस. There's another case, but we are being short of time, so I'll skip this. बेसिकली यहाँ पर जब हम इस तरह के पेशेंट्स में विड्रॉल्स में यूजुअली जो ट्रीट करते हैं, तो हमें वहां पे एक एक्यूट टोटालिटी की ही जरूरत होती है. डॉक्टर हेनीमैन ने भी बोला है कि जब भी हमारे पास इस तरह के मेंटल इलनेसेस के लिए पेशेंट आते हैं तो हमें सबसे पहले, जब वो एक्यूट फेज में होता है, विड्रॉल इज एक्यूट फेज, लाइक क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के लिए, लॉन्ग सस्टेनेंस के लिए वो हमें एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से या एंटी मियाजमेटिक रेमेडी से ट्रीट करना है. बट जब विड्रॉल के फेज में पेशेंट एकदम से छोड़ के आता है तो दैट इज अ एक्यूट फेज, जहां पे हमें एक्यूट टोटालिटी ही बनानी है. और जो भी सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं उनके बेसिस में उस समय पर सिर्फ एक्यूट मेडिसिन देकर भी हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं वेरी इजीली. और उसके बाद जब पेशेंट विड्रॉल के फेज से बाहर आ जाए, देन देर इज अ नीड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट, जो कि डॉक्टर हेनीमैन ने भी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में इस तरह से केसेस को मैनेज करने के लिए बताया है. एंड द अदर सपोर्टिव फीचर्स मेजर्स जो मैं बताना चाहूंगी, कि मैंने बोला कि पेशेंट को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा होती है, मैल न्यूट्रिशन होता है, तो वहां पे ये जो डेफिशिएंसी है इनको कवर अप करना बहुत जरूरी है. तो ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं अगर वहां पे डेफिशिएंसीज हैं. सो वी कैन गिव विटामिन ए, डी, बी, सी एंड फॉलिक एसिड एंड अदर. एंड एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट देने की बहुत ज़रूरत होती है पेशेंट को जल्दी रिकवरी के लिए. देन हमें पेशेंट को एक काम, वेल लिट, प्रिडिक्टेबल, नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है. और जो ब्लेमिंग हम लोग करते हैं ना, वो चीज़ करना कम करना बहुत जरूरी है. पेशेंट की काउंसलिंग जो है, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, विच प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट, जिसमें हमें पेशेंट को ये नहीं बताना कि आप ड्रग ले रहे हो. हमें पेशेंट को ये रियलाइज करवाना है कि जो आप ड्रग ले रहे हो ठीक है, लेकिन क्या उसकी वजह से कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ में खत्म हो चुकी है, ताकि वो खुद से रियलाइज करे कि मैं ये चीज ले रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें खराब हो रही हैं. और जब एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो मुझे लगता है कि पेशेंट की जो विलिंगनेस है ड्रग छोड़ने की, वो शायद बढ़ेगी और हम कहीं ना कहीं पेशेंट को मोटिवेट कर पाएंगे ड्रग छोड़ने के लिए. एंड जो हमारी क्लार्क प्रिस्क्राइबर है उसमें कुछ और भी मैनेजमेंट टिप्स हमें मिल सकती है, जैसे कि अगर पेशेंट को क्रेविंग हो रही है तो उस टाइम पे वी कैन एडवाइज द पेशेंट टू ईट अ फ्यू रेजिन्स डेली. और ब्रेकफास्ट में हम पेशेंट को एक ऑरेंज भी लेने के लिए बोल सकते हैं, जो कि जो पेशेंट की क्रेविंग है उसको कम करता है फॉर अल्कोहल.
सो दीज आर द टिप्स एंड साथ साथ क्योंकि पेशेंट का रूटीन बिगड़ गया है तो वहां पे हम पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। हम पेशेंट को, क्योंकि ऑक्यूपेशन नहीं है, फैमिली बात नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं फैमिली काउंसलिंग तो जरूरी है ही, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को हम मोटिवेट करें ताकि वो एक्सरसाइजेस करे, अपनी हेल्थ अच्छी रखे। डांस थेरेपीज हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, योगा थेरेपीज दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज में उनको एंगेज कर सकते हैं ताकि उनका जो रूटीन है जो खराब हो चुका है वो भी वापस से ठीक हो जाए। एंड thank you so much with this. I hope you all like the presentation. Thank you. Now we can take the questions. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डॉक्टर श्वेता, बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड एक्चुअली फुल ऑफ फैक्ट्स एंड द वे यू प्रेजेंटेड इट वाज वेरी क्लियर कि कैसे केस आएगा, फिर क्या करना है और क्या क्या हम कर सकते हैं और कब तक करना है, कब हमें रेफर करना है। आई वुड लाइक सर डॉक्टर चौहान सर प्लीज आप कुछ बोलिए सर। सर प्लीज अनम्यूट करिए। Thank you, Dr. Saab. Thank you, Shweta. We have listened to you and we find lot of information, lot of things which we have dealt today, and it will go a long way to again you have to read it again. अब आपको आत्मसात तो करना ही पड़ेगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज देखते हैं, लेकिन इतने उदासीन हो जाते हैं कि हमारा जो एक टेनासिटी एंड द पर्पस टू बी वेरी you can say effective in terms of your patience and motivation, that sometimes we keep losing. And this is such a problem which every family is having, at least in Delhi. And youngsters are much more indulging, so which is going to further harm their future life. So we need to re-evaluate things. It is not the old timers that there are one or two people जो छुप छुपा करके पीते हैं। आजकल तो सारे शेर हैं और सारे शेर ग्रुप में पीते हैं। तो जरा मसला ये है कि थोड़ा सा एक सोशल सैंक्टिटी जो है वो इतनी ज्यादा मिल गई है, लिबरेशन इतना ज्यादा हो गया है कि गली कूचों में जहां पर की शराब की दुकान नहीं थी वहां पर अब सब कुछ अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। गर्ल्स आर नॉट माइंडिंग टू स्टैंड इन द क्यू to procure the alcohol, and more of the girls are taking that is. So there is certain epidemiological change you will find in the society today, and it is not हिंदुस्तान जैसी एक बड़ी रिलीजियस कंट्री और बड़ी ताबेदार कंट्री जहां पर की पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज्यादा था, सोसाइटी का बहुत बड़ा कंट्रोल था, वो सडनली हम पाते हैं कि अब उस किस्म का रहा नहीं है। तो जो सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड दिस काइंड ऑफ ए परमिशन। एंड पीपल हैव द टूरिज्म फॉर के हमको पहले तो खैर फरीदाबाद में मिलती थी तो लोग दिल्ली छोड़ के फरीदाबाद चाहते थे, अब तो वो बातें ही खत्म हो गई है। एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल। So unless and until you have self-restraint and control over your conduct, personal conduct, then the things are going to change, because ultimately this is going to damage you, your society, your family. So जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है हमें। अपने सबसे पहले तो जागरूकता बनाएं और उसके बाद में जो कुछ भी हम हेल्प कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर श्वेता बता रही थी हमें अब तक, तो हम लोग अपनी दवाओं का प्रयोग भी करें और साथ में साइकोथेरेपी भी दें, काउंसलिंग भी करें, फैमिली काउंसलिंग भी करें। तो कुल मिलाकर के हमारा रोल बहुत बड़ा है एज ए प्राइमरी हेल्थ केयर गिवर, बिकॉज most of the people who come to us, they have the family which is known to us, and they discuss the problems very openly with your treating physicians. So we have an advantage. The only thing is we have to gear it up nicely, have good information and resources. At times when there is an emergency, we should be able to communicate to the rightful person and be able to help. And then in detoxification, we have to go for that program. तो कम से कम वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, उनको साइकोथेरेपी देते हैं, उनका रूटीन बनाते हैं, उनको मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि वो इस चीज को बर्दाश्त कर सके। तो जो क्रॉनिक अल्कोहलिक है उनको इंस्टीट्यूशनल एडमिशन देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दवा देने से काम नहीं चलेगा।
तो मैं समझता हूँ कि आज का बहुत ही ज्ञानवर्धक और बड़ा रोचक रहा है हमारा ये आज की टॉक। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इन सब चीजों के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर। गीता, डॉक्टर शीला, डॉक्टर मृणालिनी और बाकी जो हमारे कुलीग हैं, बाकी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हम सब के आभारी हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ सुन करके। भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी सी कुछ ऐसी परिपाटी हम चला पाएंगे। तो मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता। थैंक यू और सर। डॉक्टर मोंगिया आपको भी प्लीज। डॉक्टर मोंगिया। डॉक्टर श्वेता रियली बहुत अच्छा था आज का। और एक तो हर चीज को इतने क्लियरली बताया ना आपने, एक एक सिम्टम्स के हिसाब से। और मतलब ऐसे वो सबको ही लगता होगा कि हाँ ये वाले सबके पहचान में या कहीं ना कहीं लोग हैं, सबको ऐसे ही हो रहा है। पूरा क्लियर डिटेल बताया, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। और फिर मैं आज के सारे वेबिनार के सारे डेलीगेट्स का भी जो जिन्होंने अटेंड किया है उनको भी थैंक्स करना चाहूंगी। आज हमारे वेबिनार में काफी नए लोग भी आए टॉपिक की वजह से, और दूसरी स्टेट्स से भी, दूसरे आईएचपी के दूसरे स्टेट के मेंबर्स भी आए। और मेरे को लगता है डीएचएमए के भी आए। डॉक्टर वीपी सिंह पहली बार आए, वो अभी इस बार नहीं है। उनको थैंक्स का मैसेज दे देना, मिलोगे आप उनसे तो। ओके चलिए। डॉक्टर मृणालिनी Yes, ma'am. किसी पूछ लो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर उसके बाद नहीं तो वाइंड अप करें। पार्टिसिपेंट्स का किसी का कोई क्वेश्चन, डॉक्टर कंवल और सब लोग जो आप पूछना चाह रहे थे कुछ और? Yes, ma'am, I wanted to ask one more query. Yeah. Yeah. Thank you. Dr. Shweta, like if the patient is himself willing, chronic alcoholism, wanting to leave alcohol, but himself willing to leave, then also do we require institutional care? Sometimes, but if he is willing, then it's easy for us to counsel him and to make all the management. So we just need to control his withdrawals. So can we do it alone with homeopathic medicines Yes. alone? Because when we If say constitutional care, then I was thinking ke wo allopathic medicines plus counseling plus our homeopathy. Constitutional care में I think all three would be going together as integrative treatment, isn't it? yes. अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड केयर उनको देना जरूरी मतलब मैंडेटरी ही हो, लेकिन क्योंकि Okay. रिहैब्स इस तरीके से बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ रिहैब्स में तो होम्योपैथ्स होते भी नहीं है। Right. आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने डॉक्टर भारत भूषण के साथ मुझे ये काम करने का मौका मिला, और वहाँ पे उन्होंने होम्योपैथी को एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रखा हुआ था कि हम लोग स्टैंडर्ड केयर सिर्फ तब देते थे जहाँ पे पेशेंट रियली मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है और जहाँ उसको देने की जरूरत है एज अ एसओएस, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं वहां पे यूजुअली स्टैंडर्ड केयर दिया ही जाता है, होम्योपैथी को नहीं कंसिडर किया जाता, विच शुड नॉट बी डन। और हमारा एक ये भी एम है कि हमें होम्योपैथी को भी इस फील्ड में भी हमें उसका स्कोप दिखाने की जरूरत है। सो वो तभी Right. होगा जब हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो रिसर्च है, वो पार्ट स्ट्रांग होगा। सो हमारा एम ये भी लेके चल रहे हैं कि हाँ, रिसर्च में हमें इस तरह की स्टडीज मिले जहाँ पे स्कोप रोल ऑफ होम्योपैथी हम दिखा सके। और क्योंकि वहाँ नहीं है तो वो देते ही नहीं है। बट यस, मैंने मुस्कान में रह के ये सीखा है कि आप होम्योपैथी से, सिर्फ होम्योपैथी से भी उनके विड्रॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो माइल्ड और मॉडरेट लेवल तक है। अगर बहुत ही सिवियर है तो वहां पे एज अ एड ऑन थेरेपी आप होम्योपैथी को रखते हैं, वहां पे एसओएस स्टैंडर्ड केयर दे सकते हैं। सो होम्योपैथी तो चल ही सकती है, एटलीस्ट वो जल्दी रिकवर कर जाए। सो Okay. But you have seen improvement and great results in mild to moderate cases. yes. And what is the definition of mild to moderate when you say mild to moderate? तो severe किसको consider करें और moderate तक क्या है? एक्चुअली देर आर सम स्केल्स, जैसे कि सिवा स्केल है, तो वहां पे वो स्केल्स के अकॉर्डिंग वी कैन सी कि जो माइल्ड मॉडरेट जो कैटेगरी है या सिवियर कैटेगरी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है।
तो सिवा Okay. या स्केल चलो। आता है जिसमें वी हैव डिफरेंट सिम्टम्स, जो कि हमने विड्रॉल्स की जो Okay. बात की है उनकी इंटेंसिटी को आप मार्क करते हैं, ग्रेड्स देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर वो ठीक 8 से नीचे है तो माइल्ड है, 8 to 15 है तो मॉडरेट केसेस के अंडर कैटेगरी में आ जाता है, और 15 से ज्यादा है तो सिवियर कैटेगरी आ जाती है। एंड सेकेंड थिंग, अगर ये स्केल्स भी आप यूज नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली हमें फिर क्लोज ऑब्जर्वेशन जो मैंने बताया ना कि सिम्टम्स किस तरह से आते हैं, लाइक हेलुसिनेशंस आने शुरू हो गए या सीजर्स आने शुरू हो गए, तो वहां पे हमें थोड़ा Right. सा ध्यान देना पड़ता है, हम साथ में स्टैंडर्ड केयर दे सकते हैं। अदरवाइज माइल्ड केसेस में जहाँ पे एंजाइटी, इंसोम्निया या इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो वी कैन हैंडल इट विद होम्योपैथी अलोन। The kind of case I was sharing, like nervousness, insomnia, if he doesn't drink, so he's not able to leave because he was trying to leave but छोड़ा ही नहीं जा रहा because symptoms आ जाते हैं, nervousness, anxiety बढ़ जाता है. हाँ, And then with ये body tremors have come twice in the last 1 month only. He has been a ठीक है। chronic drinker. So इसको ऐसे केस को अगर हम symptomatically हाँ, देखें तो it is considered under moderate or severe? माइल्ड और मॉडरेट। Mild. सिवियर में बेसिकली हेलुसिनेशंस और ये जो आपके टेक्टाइल और ऑडिटरी जो डिस्टरबेंसेस हैं वो भी आने शुरू हो जाते हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा सिवियर कैटेगरी में चले जाते हैं। अदरवाइज जो कॉमन सिम्टम्स हैं, नींद ना आना, एंजाइटी होना या बेचैनी होना, रेस्टलेसनेस होना, ये आप इजीली मैनेज कर सकते हैं विद होम्योपैथी। Pathologically, I had read, thank you for sharing this. Pathologically, I had read that cerebellum में alcohol, long-term alcohol intake causes changes in our cerebellum. Am I right? So राइट। with homeopathy, can we recover that as well? If we go अगर for scanning, मतलब symptomatically तो I understand कि जो इतने सारे symptoms आ गए, आप कह रहे हो severe stage में आ रहे हैं, they are somewhere going to come from there only. Seizures भी आ गए और सब शुरू। तो क्या हम जो pathological changes भी आएंगे उसको भी recover कर सकते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता और है, have you बट seen? यस वी कैन मैनेज कि उसको और ज्यादा बढ़ने ना दें। सो वो जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए वो डिफिकल्ट रहते हैं दोबारा से वापस से लाना, बट लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं एटलीस्ट। Thank you very much. Beautiful presentation. Thanks a lot to Ayashri as well. Thank you. Thank you. With this, we will end today's session, and thank you again, and looking forward for more interactive and useful sessions ahead. Dr. Shweta, thank you so much. थैंक And यू सो मच। thank you, sir. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, all of you. Thanks. Right. Namaste. Good night. Thank you.